वीडियो देखने वालों को नमस्ते। आज हम बात करेंगे बजाज फाइनेंस के बारे में। तो ये कंपनी जो है देश की एक बहुत ही बड़ी जो है एनबीएफसी कंपनी है। आप सब ने जो है इसका नाम सुना ही होगा और इसका शेयर जो है इस समय अपने हाई से जो है 60% के करीब जो है डाउन है। तो काफ़ी ज़्यादा जो है ये डाउन है। अब इस समय हमें क्या करना चाहिए, इसके बिज़नेस को जो है हम कैसे समझ सकते हैं, क्या इसके रिस्क हैं, उसको हम जानने की कोशिश करेंगे। तो ये जो कंपनी है एक बहुत बड़ी वेल्थ क्रिएटर रही थी। 2011 में इस कंपनी का शेयर का भाव 55 रुपये था, जो कि बढ़ के 4,800 रुपये हो गया 2019 में। यानी कि 85 टाइम्स जो है रिटर्न जो है इस कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स को दिया 8 साल में। तो बहुत बड़ा जो है ये वेल्थ क्रिएशन हो जाता है। ये एक डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी कंपनी है, यानी कि आम लोगों से जो है ये पैसा डिपॉजिट के फॉर्म में लेती है। तो पब्लिक डिपॉजिट हो, कॉरपोरेट डिपॉजिट हो, ये कंपनी जो है लेती है। दो इसकी सब्सिडरी कंपनी है, एक है बजाज हाउसिंग फाइनेंस जो कि घरों को फाइनेंस करने का काम करती है, दूसरी है बजाज फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़। ये एक ब्रोकिंग कंपनी है, हालांकि इसका बिजनेस जो है अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। अब जरा हम इसके बिज़नेस को समझें तो कई सारे इसके बिज़नेस के सेगमेंट हो जाते हैं। तो सबसे बड़ा सेगमेंट जो इस कंपनी के लिए सबसे ज़्यादा कमाई करता है वो है कंज्यूमर लेंडिंग। तो यहाँ से कंपनी जो है 39% जो है अपना प्रॉफिट बनाती है। फिर छोटे छोटे जो बिजनेसमैन होते हैं उनको पैसा देती है, तो उससे 13% के करीब इनकम है। रूरल लेंडिंग से 8% है, कमर्शियल लेंडिंग से 4% है, और मॉर्गेज यानी कि हाउसिंग लोन वाला जो काम है उससे 29%। तो यहाँ जो मेन बिजनेस है सबसे ज़्यादा अर्निंग वाला है वो है कंज्यूमर लेंडिंग का, और उसके बाद जो है हाउसिंग फाइनेंस, मॉर्गेज वगैरह का। एक दूसरी कंपनी है बजाज फिनसर्व जिसके अंडर आती है बजाज इंश्योरेंस। तो वो इंश्योरेंस बेचने का काम भी ये लोग करते हैं, तो वहाँ से भी इनको जो है कुछ कमीशन के फॉर्म में अर्निंग होती है। तो ये जो कंपनी है इसकी लोन ग्रोथ जो है वो काफ़ी ज़्यादा हाई रही है, लगभग 60% CAGR से जो है पिछले 5 साल में जो है कंपनी ग्रो की है। तो ये एक बहुत ही हाई ग्रोथ हो जाती है, इजी ग्रोथ नहीं होती, लेकिन इस कंपनी ने जो है इसको करके दिखाया है। अब इसका जो हमने बिजनेस देखा जहाँ से सबसे ज़्यादा अर्निंग हो रही है, जो कि कंज्यूमर लेंडिंग है, वो बड़ा इंटरेस्टिंग बिजनेस है। अब आपने कई जगह जब आप शॉपिंग करते होंगे तो आपने देखा होगा 0% फाइनेंस। आपने दुकानों पे देखा होगा, जब आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो भी आपने 0% EMI वगैरह के ऑप्शन आपने देखे होंगे। तो ये कंपनी जो है यही फाइनेंस करती है। करती वो सामने वाले को लगता है कि 0% पे है, पर इस 0% वाली चीज़ से ही कंपनी 12 से 16% जो है कमाई कर लेती है। तो ये ही बड़ी इंटरेस्टिंग बात है इस कंपनी के बिजनेस की। तो कैसे कर लेती है उसको ज़रा समझ लें। तो कंपनी जो है एक्चुअल में क्या करती है, इसके कई सारी सामान बेचने वाली कंपनियों से, स्टोर से टाई अप होता है। तो उनको जो है इजीली कस्टमर जो है अवेलेबल कराने का जो है ये काम करती है, और इसके बदले में जो है उन कंपनियों से जो है उसको कमीशन मिलती है। तो यही जो है वो कमीशन जो है वही उस कंपनी की अर्निंग होती है। तो कस्टमर को भले ही 0% लग रहा हो, कंपनी पूरा पैसा दे रही है, लेकिन कंपनी को जो प्रोडक्ट बनाने वाले हैं, जो ओरिजिनल प्रोडक्ट है, वहाँ से कंपनी को बड़ी कमीशन मिलती है। तो इसको ज़रा हम समझें, जैसे कि कोई कस्टमर आता है, वो एक फ़ोन ख़रीदना चाहता है और उसके पास इस समय जो है पैसे नहीं है फ़ोन ख़रीदने के लिए, लेकिन वहाँ उसको दिखता है 0% पे फाइनेंस मिल रहा है, तो वो जाके वो फ़ोन ख़रीद लेता है। तो मान लेते हैं कि फ़ोन की कीमत जो है वो 10,000 रुपये है। अब किसी भी कंपनी का फ़ोन है, लेट्स से कि ये नोकिया का फ़ोन है, तो यहाँ क्योंकि वो कस्टमर अभी ख़रीदने की पोजीशन में नहीं है, तो बजाज फाइनेंस आती है और कहती है कि कस्टमर से कि ये पैसा मैं दे रहा हूँ और आप फ़ोन ले लीजिए। अब बदले में कंपनी का फ़ायदा ये हो रहा है कि उसको जो है सीधा रेडीमेड कस्टमर मिल रहा है। अब इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट जो है ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो हर कंपनी चाहती है कि जल्दी से जल्दी बिक जाए, क्योंकि वो बहुत जल्दी उनकी टेक्नोलॉजी आउटडेटेड होती है। तो मान के चलें अगर नोकिया इस 10,000 के फ़ोन में 2,000 कमाती है,
और अगर वो 2000 कमाती है खुद पूरा बेच के, लेकिन बीच में बजाज फाइनेंस जैसे इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो 1000 रुपये जो है वो कमीशन में इसको बांट देगी। तो बड़ी कमीशन जो है शेयर की जाती है। अब यहाँ से नोकिया का फ़ायदा ये होगा कि उसका प्रोडक्ट इमीडिएटली बिक रहा है, साथ में जो है उसको 1000 रुपये कमाने का मौका भी मिल रहा है। यही अगर सोचती कंपनी कि अगर हम ऐसे ना बेचें, डायरेक्ट ही पूरे पैसे के साथ बेचें, तो कंपनी के पास जो है ये मौका चला जाता और शायद जो है इतने में वो उस यूनिट को सेल नहीं कर पाती, और वो क्योंकि टेक्नोलॉजी बड़ी जल्दी आउटडेटेड होती है तो ज़्यादा लंबा समय जो है कोई भी कंपनी जो है अपने प्रोडक्ट को लंबा रखना नहीं चाहती। तो यही जो है बजाज का फ़ायदा होता है। तो यहाँ हमने एग्जांपल देखा कि 10,000 की चीज़ में 10% कंपनी का सीधा फ़ायदा हो रहा है। अब कस्टमर्स को जो है ये 0% तो देते हैं, पर इसमें 2 से 3% की जो है ये प्रोसेसिंग फ़ीस के नाम पे कुछ ना कुछ जो है वो जोड़ ही देते हैं। तो एक्चुअल में ये जो है यहाँ पे इसको भी जोड़ के देख लें तो 13-14% जो है यहाँ पे इनकम जो है कंपनी की बन जाती है। तो ये इसका बिजनेस मॉडल है, बड़ा अच्छा मॉडल है। तो सामने वाले को लगता है कि उसको कुछ एक्स्ट्रा नहीं देना, लेकिन फिर भी जो है कंपनी यहाँ पे कमा रही होती है। अब यहाँ पे और बड़ा फ़ायदा कंपनी का होता है वो ये कि कंपनी को बहुत सारा डेटा मिल जाता है कस्टमर्स का। अब किसी एक आदमी ने जाके फ़ोन ख़रीदा तो उसका पूरा डेटा जो है कंपनी के पास आ गया। अब भले ही उसने फ़ोन किया है, लेकिन 50 तरह की और चीज़ें जो है कंपनी उस डेटा का इस्तेमाल करके बेच सकती है। तो यहाँ कंपनी ने फ़ोन बेचा, कुछ कमाया, फिर प्रोसेसिंग फ़ीस में कुछ कमाया, और जो डेटा मिला इस डेटा से कंपनी करती है क्रॉस सेलिंग, और यहाँ से जो है कंपनी बड़ा पैसा बनाती है। तो यहाँ कंपनी जो है बहुत कॉम्प्लेक्स डेटा एनालिटिक्स करती है, बहुत सारी टेक्नोलॉजी का यूज़ करती है, कस्टमर के बिहेवियर को स्टडी करती है, उसकी पूरी जांच पड़ताल जो है इन्वेस्टिगेशन करती है, उससे जो है वो उसके इंटरेस्ट को समझने की कोशिश करती है, और उसके हिसाब से जो है कस्टमर को ऑटोमेटिक जो है मेल भेजे जाते हैं, एसएमएस भेजे जाते हैं नए नए ऑफर्स के लिए। और जब कस्टमर जो है उन सारी चीज़ों को लेता है तो यहाँ जो है कंपनी को और ज़्यादा इनकम मिलती है। साथ में कंपनी पेनल्टी फ़ीस भी चार्ज करती है, बड़ी सी मोटी सी, कि अगर कोई किसी कारण से टाइमली ईएमआई नहीं दे पाया तो बाद में उस पर 5-10%, 20% तक की पेनल्टी लगा दी जाती है। तो ये कंपनी के लिए और बड़ी इनकम करने का काम करता है। तो बजाज फाइनेंस जो है क्रॉस सेलिंग जो है करती है कई सारी चीज़ों की, जैसे कि होम लोन बेच दिया अब, या इंश्योरेंस बेच दिया, या बिजनेस लोन बेच दिया। अब स्टार्ट तो कंपनी ने एक छोटे से प्रोडक्ट के साथ किया था जैसे फ़ोन, लेकिन बाद में जब उसको होम लोन बेचती है, इंश्योरेंस बेच देती है, तो और ज़्यादा बड़ी कमाई होने लगती है। तो इस समय कंपनी के 3.8 करोड़ कस्टमर हैं, जो कि बहुत बड़ा फिगर हो जाता है। बाकी दूसरी कंपनियां इसके आसपास भी नहीं फटकती हैं। 69% कंपनी का जो रेवेन्यू आता है वो एग्जिस्टिंग कस्टमर से आता है। तो इस बात से हम ये समझ सकते हैं कि कंपनी का जो डेटा एनालिटिक्स और क्रॉस सेलिंग वाला काम है वो बड़ा ज़बरदस्त चल रहा है। तभी तो जो है उन एग्जिस्टिंग कस्टमर से जो है और ज़्यादा पैसा कमा लिया जाता है, जो कि हर कंपनी नहीं कर पाती। तो बहुत बड़ी जो है ये बात कंपनी के लिए हो जाती है। अब ज़रा कुछ स्पेशल होना चाहिए कंपनी के पास जो कि दूसरे कॉपी ना कर पाए, क्योंकि अगर कोई स्ट्रेटेजी ऐसी है बड़ी सिंपल है कि हर कोई कॉपी कर ले तो फिर बिजनेस वो चल नहीं पाता है। तो यहाँ कुछ स्पेशल फैक्टर जो है कंपनी के साथ हो जाते हैं। तो कंपनी जब देखती है कि कस्टमर ने उससे कोई प्रोडक्ट लिया, जैसे फ़ोन हमारे एग्जांपल में, टाइम टू टाइम कंपनी ने कस्टमर ने जो है बिल्कुल पेमेंट कर दिया, तो इससे कंपनी को क्या पता चल गया कि ये जो कस्टमर है ये एक लॉयल कस्टमर है, ईमानदार कस्टमर है, ये सही समय पे जो है पेमेंट कर रहा है। तो इससे कंपनी को पता चल गया कि ये जो है गुड कस्टमर है। अब इस गुड कस्टमर को नई चीज़ बेची जाएगी और वो थोड़े से हायर अमाउंट की होगी। जैसे एग्जांपल के तौर पे इस कंपनी को, इस कस्टमर को जो है जाके इंश्योरेंस बेच दिया जाएगा, इंश्योरेंस उसको बेच देंगे या फैमिली मेम्बर किसी को भी बेच दिया। अब यहाँ पे भी टाइमली पेमेंट हो रहा है तो कंपनी जो है समझ जाती है कि और रेटिंग जो है इस कस्टमर की अच्छी है, लॉयल्टी जो है वो कंफर्म हो जाती है। अब यहाँ से और बड़ा लोन जो है और चीज़ें जो है दे दी जाती है, जैसे कि होम लोन दे दिया, कुछ और दे दिया। तो यानी एक कस्टमर को जो है कई सारी चीज़ें जो है वो बेच दी जाती है। तो ये कुछ ऐसा है कि अगर हम किसी दुकान पे 20 रुपये का टूथब्रश लेने गए हैं और वो कस्टमर जो है हमें इस तरह की बातों में उलझाता है, तो हम जाके 20 रुपये के टूथपेस्ट के साथ जो है 200-500 का और सामान लेके आ जाते हैं। तो कुछ इस तरह का काम जो है ये कंपनी कर देती है। अब क्योंकि कंपनी को पता है कि इतने सारे
कस्टमर जो है वो अच्छी कैटेगरी के हैं, अच्छा सिबिल स्कोर वाले हैं, उन्हीं को वो दे रही है। तो इससे कंपनी के एनपीए जो है वो कम रहते हैं। तो हार्डली 2% के नीचे ही इसके एनपीए यूजुअली रहते हैं। तो ये भी जो है एक बहुत अच्छी बात है। और कस्टमर एक्विजिशन भी कंपनी का बड़ा सस्ता है। तो जहाँ दूसरे लोगों को जो है बड़ा मोटा पैसा खर्च करना पड़ता है नए कस्टमर एक्वायर करने में, यहाँ कंपनी को नहीं करना है। तो ये इसके लिए मोट वाला फैक्टर हो जाता है। अब एक मोट फैक्टर और ये हो जाता है कि कंपनी जो पैसा रेस करती है वो भी सस्ते में रेस कर लेती है अपने पीयर्स के मुकाबले। तो ये जो कंपनी पैसा बांटती है लोगों को फाइनेंस के फॉर्म में, जब वो फ़ोन खरीद रहे हैं या कुछ और ख़रीद रहे हैं, तो वो पैसा भी कंपनी के पास होना चाहिए। तो वो पैसा कहाँ से आता है? तो वो पैसा कंपनी जुटाती है कमर्शियल पेपर से, फिक्स डिपॉजिट से, एनसीडी से, इन सारी चीज़ों के माध्यम से जो है कंपनी जो है वो पैसा जुटाती है। तो ये एक क्रेडिट सू की रिपोर्ट है, उसके हिसाब से अगर हम देखें तो यहाँ बजाज फाइनेंस का जो कॉस्ट है, ये जो ग्रीन वाली डॉटेड लाइन है उसको देख सकते हैं आप, कि बजाज फाइनेंस का जो कॉस्ट है, बोरोइंग कॉस्ट है, वो काफ़ी कम है, लगभग सबसे लोएस्ट है, सबसे नीचे है। अब ये सबसे नीचे क्यों है? तो कारण वही है कि कंपनी की ब्रांड वैल्यू, कंपनी की रेप्यूटेशन जो है इतनी ज़्यादा अच्छी है कि कंपनी थोड़े कम इंटरेस्ट पर भी कोई कमर्शियल पेपर, एफडी वगैरह लेकर आती है, तो कस्टमर जो है म्यूचुअल फंड जो है वो खुशी से उसको इजीली ले लेते हैं। और कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत बढ़िया रहा है इजीली टाइम टू टाइम पेमेंट करने का, तो नया पैसा रेस करने में उसको प्रॉब्लम नहीं होती। अब इसी को हम कंपेयर करें दूसरी कंपनियां जो इस तरह के बिजनेस में है, जेएम फाइनेंशियल है, चोलामंडलम है, आईडीएफसी, एडलवाइज है, तो इनका आप देखिए तो इनके कमर्शियल पेपर्स का रेट जो है हाई है, यानी इनको पैसा रेस करने के लिए जो है ज़्यादा हाई इंटरेस्ट जो है वो ऑफ़र करना पड़ता है, जो कि बजाज को नहीं करना पड़ता है। तो ये एक और जो है मोट वाला फैक्टर जो है कंपनी के लिए हो जाता है। अब समझें हम रिस्क वाले पार्ट को, तो रिस्क बिजनेस में होता ही है फाइनेंस वाले में, जिसको आप पैसा दे रहे हो वो पैसा वापस चुकाएगा या नहीं चुकाएगा, तो ये एक रिस्क होता है। तो इस रिस्क को कैसे कम करती है कंपनी वो हमने समझा है। इसके अलावा कंपनी बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करती है डेटा एनालिटिक्स में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी टेक्नोलॉजी में, और ये इतना हाई इन्वेस्टमेंट है कि कोई और नहीं करता है। तो इसका फ़ायदा कंपनी को ये मिलता है कि कंपनी बहुत क्वालिटी के कस्टमर जो हैं, जो पोटेंशियल कस्टमर हैं, उनको इजीली ढूंढ पाती है। तो कंपनी इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा एनालिटिक्स जैसी टेक्निक का इस्तेमाल करती है, सामने वाले का क्रेडिट हिस्ट्री को स्टडी करती है, उसकी एज को, उसके इनकम लेवल को, पेमेंट को, उसके बिहेवियर को, वो सारी चीज़ों को स्टडी करती है। इन सबको कंबाइन करके जो है डिसीजन मेकिंग का जो पार्ट होता है वो ऑटोमेटिक होता है। तो यानी कि कोई आदमी नहीं बैठा होता है ये सब जज करने के लिए कि सामने वाले आदमी को हमें फाइनेंस देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। वो पूरा काम जो है टेक्नोलॉजी इनके लिए करके देती है, और विद इन मिनट्स में जो है, अब जो भी स्टोर है, जो भी ऑनलाइन वेबसाइट है, जो भी जहाँ भी कस्टमर परचेजिंग करना चाहता है, तो वहाँ विद इन मिनट्स में जो है ये सामने आ जाता है कि इसको जो है फाइनेंस जो है देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। तो यही जो है इस कंपनी की बड़ी ख़ास बात है। तो बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट जो है यहाँ पे वो करती है। अब जो शेयर का प्राइस गिरा हुआ है 4800 से गिर के अभी 1900 पे है, उसके पीछे भी कुछ कारण होगा, ऐसे ही नहीं होगा। तो कारण यह है कि अभी आरबीआई ने जो है अगस्त तक के लिए जो है ईएमआई है, ये ईएमआई को जो है डिले करने का जो है ग्राहक को एक ऑप्शन दे दिया है। तो इससे क्या होगा कि इतने समय तक जो है कंपनी की अर्निंग इफेक्टेड रहेगी। दूसरा क्वेश्चन, अब ईएमआई तो इफेक्टेड हो गई, इनकमिंग तो इफेक्टेड हो गई, लेकिन जो पैसा कंपनी ने रेस किया है एफडी से, डिबेंचर से, कमर्शियल पेपर से, उस पर तो कंपनी को पेमेंट करना ही करना है और टाइमली करना है। तो यहाँ मुसीबत शुरू हो जाती है, यानी कि जिससे लेना है वो मिलेगा नहीं, लेकिन जिसको देना है वो तो टाइम पे ही देना है। तो ये प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। अब क्योंकि पूरे कोरोना ने जो है सबके बिजनेस को ख़राब किया है, हम सबकी अर्निंग्स पर बुरा असर डाला है, तो ऐसे माहौल में एनपीए जो है बढ़ सकते हैं। तो एनपीए बढ़ेंगे क्योंकि कस्टमर की अब जो रीपेइंग कैपेसिटी है वो सबकी जो है वो कम हो रही होगी,
और साथ में क्योंकि सबके बिजनेस ही अफेक्टेड हैं, लॉकडाउन चल रहा है, तो नई खरीदारी भी बहुत कम हो रही है, तो नए कस्टमर भी कंपनी के इस समय नहीं बन रहे हैं। तो यही कारण है कि क्यों इस समय जो है ये शेयर का भाव जो है आपको इतना जो है सस्ता इस समय मिल रहा है। तो ये रही आज की बात बजाज फाइनेंस के बारे में। वीडियो आपको कैसा लगा है वो कमेंट में हमें बताइए। अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। कोई और कंपनी के बारे में आप जानना चाहते हैं तो कमेंट में नाम उसका डालिए, तो आने वाले वीडियो में हम उस पर जो है डिस्कशन करेंगे। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद।